एसिड बेस डिसऑर्डर्स कर रहे थे, ठीक है। और अभी हमारा एलओ कौन सा चल रहा है, क्लासिफाइड एसिड बेस डिसऑर्डर्स, ठीक है। अच्छा, तो पहले हमने हमने कॉजेज देखी थी कि जिस तरह से आपका स्टमक क्या कर रहे होते हैं, हाँ जी, हाइड्रोजन आयंस कैसे बन रहे हैं, HCl को प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। और HCl कौन सिक्रीट कर रहा है, पेराइटल सेल्स, ठीक है। अच्छा, अब अगर किसी को वॉमिटिंग हो रही है तो उसके क्या आ रहे हैं, प्रोटॉन्स आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, और उसकी पीएच कैसी हो जाती है, अल्कलोटिक। क्या वॉमिटिंग का पेशेंट है, आपका पहले ही ध्यान जाना चाहिए अल्कलोसिस की तरफ, ठीक है। अभी रिपोर्ट देखने से पहले ही आपको उस तरफ आपका जाना चाहिए माइंड, ठीक है। अच्छा, फिर एक इसमें दो सिनेरियोज हो सकते हैं ना, एक तो है कि मसलन पाइलोरिक स्टेनोसिस है या कोई इधर ऑब्स्ट्रक्शन है, ठीक है, और सिर्फ एचओएंस आ रहे हैं। अच्छा, फिर अगर थोड़ा बहुत कभी कभी ड्यूडिनल कंटेंट भी आ रहा होता है, ठीक है। अच्छा, मसलन उसका बाइकार्ब भी थोड़े आ रहे हैं, अब इसको क्या होगा, अभी भी अल्कलोसिस ही होगा, क्योंकि प्रीडोमिनेट फिर भी अभी भी प्रोटॉन्स ही कर रहे हैं, स्टमक के कंटेंट्स फिर भी प्रीडोमिनेट कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, फिर हमने क्या बात की थी कि किडनी कैसे आपकी पीएच मेंटेन कर रही है, किडनी प्रोटॉन्स को एक्सक्रीट कर रही है, ठीक है। ये आपका नॉर्मल हमने पढ़ा था ना बफरिंग में, कि ये प्रोटॉन्स को एक्सक्रीट कर रही है। अगर ये डैमेज हो गई है तो क्या होगा कि वो प्रोटॉन्स ब्लड में रिटेन रहेंगे, और अब क्या होगा, एसिडोसिस, ठीक है। अच्छा, अब ये सिर्फ प्रोटॉन्स ही नहीं कर रही होती ना, ये भी कर रही होती है सल्फेट, फॉस्फेट, यूरेट, लैक्टेट, ये चीजें भी ये एक्सक्रीट कर रही होती है, ठीक है। तो अब अगर आपकी थोड़ा सा ना इसको मैं एक्सपेंड कर रही हूँ, आपने पहले सिर्फ ये देखा था कि किडनी जो है प्रोटॉन्स एक्सक्रीट कर रही है, ठीक है। अभी हम उसमें थोड़ा सा और जूम इन कर रहे हैं कि प्रोटॉन्स ही नहीं और एनायंस भी कर रही है, ठीक है। जो आपके ऑर्गेनिक एनायंस हैं, जो आपके एनायन गैप में बैठे हैं, उनको भी कर रही है, ठीक है। मतलब सल्फेट, फॉस्फेट, यूरेट, लैक्टेट, ये सब भी किडनी एक्सक्रीट आउट कर रही है, ठीक है। अच्छा, अब दो सिनेरियोज हो सकते हैं कि AKI जो है ना और CKD, ये तो आपने देखा है, किसी को ये तो नहीं लगता कि इससे अल्कलोसिस होगा, सबका कंसेंसस है कि एसिडोसिस ही होगा, क्योंकि देखो चाहे प्रोटॉन्स बिल्डअप हुए हैं ब्लड में, चाहे एनायंस हुए हैं, होगा तो एसिडोसिस ही ना। फिर फर्क क्या है एग्मा और नेग्मा का है, कि मतलब एनायन गैप या हाई एनायन गैप। एग्मा या हेग्मा एक ही चीज के दो नाम है, और नेग्मा नॉन एनायन गैप, ठीक है। अब अगर ये जो था ना, अभी मैंने देखो इसमें बनाया है कि बहुत सीवियर मसलन एक्यूट किडनी इंजरी हुई है, और उसमें उसके यूरेट, फॉस्फेट, लैक्टेट, ये भी नहीं एक्सक्रीट आउट हो रहे। अब आप लोग खुद बताओ कि इसको क्या होगा, मेरा क्वेश्चन है, क्या इसको एसिडोसिस तो होगा, क्या इसको एग्मा होगा या इसको नेग्मा होगा। CKD मीन्स क्रॉनिक किडनी डिजीज। अब ये दोनों जब आप देखते हो ना, तो ये आपको एग्मा में भी नजर आती है, नेग्मा में भी नजर आती है। तो उसको आप कैसे डिफ्रेंशिएट कर लेते हो कि मसलन डायलिसिस नहीं होगा तो बंदा मर जाएगा, ठीक है। तो अब इसको कौन सा एसिडोसिस होगा, देखो क्या इसके प्रोटॉन्स रिटेन हो रहे हैं, तो इसका क्या मतलब है कि जब सिर्फ प्रोटॉन्स रिटेन होते हैं तो क्या हम कहते थे, नेग्मा, नॉन एनायन गैप ना, इसमें एनायंस तो नहीं अभी हो रहे ना, प्रोटॉन्स हो रहे हैं, तो इसका मतलब है इसको नेग्मा है।
बड़े बड़े एनॉइंस भी रिटर्न हो रहे हैं, जैसे यूरेट, लैक्टेट, फॉस्फेट, सल्फेट। तो इसको एग्मा भी है, ठीक है। हाई एनॉइन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस भी है। अच्छा, फिर CKD, ये अचानक नहीं हो जाती। क्रॉनिक मीन्स कि इसका इंसीडियस ऑनसेट है, दुआ इसका इंसीडियस ऑनसेट है और ये किडनी को डैमेज करते जा रही है, ठीक है। आपका जो EGFR है, एस्टिमेटेड GFR है, वो डिक्लाइन करता जा रहा है ओवर द ईयर, ठीक है। अब वो करते करते मतलब 60 से वो डिक्रीज होना शुरू हुआ है, करते 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 ओवर द ईयर वो 15 तक जब जाएगा ना, तो फिर उसकी डायलिसिस की जरूरत उसको पड़ेगी, ठीक है। 15 से बिलो पे डायलिसिस की जरूरत पड़ेगी। तो अभी जब मसलन उसकी क्रॉनिक किडनी डिजीज स्टार्ट हुई है, ठीक है। अच्छा, जब वो स्टार्ट हुई है तो उसकी क्या वो प्रोटॉन सिक्रीट कर रहे? नहीं कर रहा, ठीक है। लेकिन अब जब उसका स्लो ऑनसेट होता जाएगा, लेकिन उसको अभी तक मैग्मा है, नॉन एनॉइन गैप है। फिर एक स्टेज आएगी कि अब उसके बस से बाहर हो गया है, जब अब उसको डायलिसिस रिक्वायर्ड हो गया है ना, तो उस वक्त उसका फिर साथ में सुपर इम्पोज एग्मा भी आ जाएगा, मतलब अब एनॉइन गैप भी एक्यूमुलेट करने लगा, ठीक है। तो अब इसको दोनों हो गए हैं, ठीक है। इस तरह से अभी हम इसको फर्दर भी करेंगे, इसको जूम इन। अभी मैंने आपको इसका थोड़ा सा ओवरव्यू दिया है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, समझ आई है? अच्छा, तो आपने देखा कि ये कौन सा पेशेंट है जिसके अब ये बिल्कुल नहीं जा रहे, इसको डायलिसिस रिक्वायर्ड है, इसकी ये हालत हो गई है, ठीक है। अच्छा, फिर हमने क्या बात की थी कि पेनक्रियास क्या करते हैं आपका, बाइकार्बोनेट रिच सॉल्यूशन सिक्रीट करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब अगर किसी को डायरिया हुआ है तो उसको क्या होगा, अब क्या होगा? कैसे एसिडोसिस होगा? बाइकार्बोनेट के लॉस से। क्यों बाइकार्बोनेट के लॉस से हो रहा है? क्योंकि बाइकार्बोनेट बेस है ना, कॉन्जुगेट बेस थी ना, बेस की लॉस से पीएच डिक्रीज होगी कि इंक्रीज होगी? डिक्रीज होगी। डिक्रीज होगा तो एसिडोसिस होगा या एसिडोसिस होगा, ठीक है। अच्छा, फिर हमने देखा था कि एनॉइन गैप क्या है, ठीक। इसमें तो वो चीजें हैं ना जो कि आपको नजर ही नहीं आ रही, जिनको आप कैलकुलेट ही नहीं कर रहे, बट स्टिल वो मौजूद है। अच्छा, तो आप मोनोवेलेंट एनॉइंस को ही कर रहे हो ना, सोडियम मोनोवेलेंट, पोटेशियम मोनोवेलेंट, बाइकार्ब मोनोवेलेंट, क्लोराइड मोनोवेलेंट, ठीक है। तो जब आप मोनोवेलेंट एनॉइंस को कंसीडर कर रहे हो ना, तो फिर आपके मिली मोल्स जो है ना, वो नंबर ऑफ मिली इक्विलेंट्स हो जाते हैं। तो जब भी आप एनॉइन गैप करोगे ना, तो आप उसको मिली इक्विलेंट्स में कर रहे हो, ठीक है। अच्छा, वैसे क्या होना चाहिए था, सम ऑफ एनॉइंस इक्वल टू सम ऑफ कैटॉइंस होना था, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्यों? क्योंकि कुछ एनॉइंस हैं जो कि प्रेजेंट है बट हम अनमेयर्ड है, हम उनको मेयर नहीं कर रहे, ठीक है। और वो आपको एनॉइन गैप दे रहे हैं। आपको मैंने कैलकुलेट करना स्टार्ट किया था, इस तरह से ये आपके हो गए थोड़े से अनमेयर्ड एनॉइंस, ठीक है। और ये इस एक्विस्ट्री बॉक्स में प्रेजेंट है, ठीक है। अच्छा, तो अब आपका एनॉइन गैप कौन दे रहे हैं? लैक्टेट, फॉस्फेट, सल्फेट, ये दे रहे हैं, इंक्रीज हो गए, ठीक है। अच्छा, फिर एक क्या आएगा, एक्यूट किडनी इंजरी, ठीक है। अब अगर इतनी सीवियर हुई है, ठीक है, कि इसके वेस्ट बिल्कुल इसका GFR डिक्रीज हो गया और वेस्ट एक्सक्रीट नहीं हो रहे, तो आप बताओ एग्मा होगा कि नेग्मा होगा? एग्मा, हाँ ठीक है, दोनों हो गए। लेकिन अभी हम इसमें
क्लासिफिकेशन हम एग्मा की देख रहे हैं तो एग्मा का होगा, ठीक है। अच्छा, फिर जब हम नेग्मा की देखेंगे तो फिर हम उसमें कहेंगे कि नेग्मा भी होगा, ठीक है। अच्छा, फिर सीकेडी जो है उसमें भी ओवर द टाइम जब वो इतनी ज्यादा आ गई है, इतनी एडवांस हो गई है कि उसको किसकी जरूरत पड़ गई है, डायलिसिस। तो उस वक्त डायलिसिस से पहले की जो स्टेज है उसमें उसको एग्मा, ठीक है। अच्छा, आपके पास जो अभी ब्रेक खत्म हो गई है, ब्रेक खत्म हो गई है। अच्छा, आपके पास जो हाई एनोइंग गैप है ना मेटाबॉलिक एसिडोसिस, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है, लैक्टिक एसिडोसिस, ठीक है। अच्छा, लैक्टिक एसिडोसिस में, ठीक है, आप देखोगे कि आपकी जो प्लाज्मा लैक्टेट कंसंट्रेशन है वो ग्रेटर देन 5 मिलीमोल हुई होगी, ठीक है। नॉर्मल कितनी होती है, 0.4 टू 1.0, ठीक है। 0.4 टू 1 नतीजा 0.4 टू 1 होती है नॉर्मल, ठीक है। इस वक्त आपके अंदर भी लैक्टिक एसिड है लेकिन वो थोड़ा सा है, बहुत थोड़ा सा है, ठीक है। में क्या होता है कि देयर इज टिश्यू परफ्यूजन जो है ना वो डिक्रीज है। कैसे, हाइपोक्सिया है और किसी भी वजह से आपकी टिश्यू परफ्यूजन डिक्रीज है, ठीक है। अच्छा, टाइप B1 जो है उसमें क्या है कि आपका कोई ऑर्गन डिस्फंक्शन है, जिस तरह से आपका या तो लिवर सिरोसिस है या फिर कैंसर है, ठीक है। अच्छा, उसको हम आगे देखेंगे, ठीक है। मेटास्टेटिक कैंसर है। B2 में ड्रग्स और टॉक्सिन है और B3 में इनबॉर्न एरर्स है, ठीक है। अच्छा, अब टाइप A में हम देख लेते हैं, टाइप A में हम क्या देख लेते हैं कि कार्डियोवैस्कुलर शॉक। आप बताओ कि किसी को अगर कार्डियोवैस्कुलर शॉक हुआ है, क्या उसकी टिश्यू परफ्यूजन डिक्रीज हो जाएगी, उसको जो ब्लड सप्लाई मिल रही है वो एक्सपेयर हो जाएगी, पूरी बॉडी में एक्सपेयर हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, फिर किसी भी वजह से हाइपोक्सिया है, ठीक है, या फिर कोई एक सिस्टम में उसको कोई इंटरनल फैक्टर है, कोई एक्सटर्नल भी हो सकता है। आपने देखा था ना कि कोई इंडियन एस्ट्रोनॉट यार कहते थे उसकी ऑक्सीजन जो है वो डिप्लीट हो रही है, खत्म होने वाली है, फिर उसको स्पेस स्टेशन में ले आए थे, मुझे पूरे वो नाम नहीं याद था, ठीक है। अच्छा, तो हाइपोक्सिया हो सकता है, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा सीवियर एनीमिया, अगर किसी में एनीमिया है तो उसमें क्या है, एनीमिया में क्या है, हीमोग्लोबिन डिक्रीज है। हीमोग्लोबिन क्या करती है, ऑक्सीजन को कैरी करती है, ऑक्सीजन अब सही से कैरी नहीं हो रही, ठीक है, तो हाइपोक्सिया होगा, टिश्यू परफ्यूजन डिक्रीज होगी। अच्छा, फिर अगर कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग है, ठीक है, टिश्यू परफ्यूजन डिक्रीज होगी, ठीक है, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड की इतनी ज्यादा यूनिटी है वो हीमोग्लोबिन से बाइंड तो कर जाएगी, डिस्ट्रॉय नहीं होगी, ठीक है। फिर जो है एस्फिक्सिया, एस्फिक्सिया से कैसे होगा, एस्फिक्सिया और हाइपोक्सिया में क्या रहता है, एस्फिक्सिया कैसे होगा, ठीक है, यहाँ पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ गई है तो वो क्या है, एस्फिक्सिया है, ठीक है। अच्छा, फिर रेस्पिरेटरी फेलियर हो गया है, आपकी रेस्पिरेशन ही नहीं हो रही तो टिश्यू परफ्यूजन डिक्रीज होगी। कौन सा एसिडोसिस होगा,
टाइप ए, ठीक है ना। अच्छा, फिर सेप्सिस में भी टिश्यू परफ्यूजन डिक्रीज हो सकती है, ठीक है। अच्छा, अब B1 में क्या है? B1 में लिवर सिरोसिस है, ठीक है। अच्छा, लिवर सिरोसिस है या फिर परमानेंट हेपेटिक फेलियर है, तो उसमें टिश्यू परफ्यूजन कैसे डिक्रीज हो जाएगी, या उसमें लैक्टिक एसिडोसिस कैसे हो जाएगा? पहले तो बताओ कि इसमें क्या, इसमें टिश्यू परफ्यूजन डिक्रीज होगी या इसमें लैक्टेट की एक्यूमुलेशन होगी? लैक्टेट की एक्यूमुलेशन होगी, इसीलिए ये टाइप ए नहीं है, क्योंकि टाइप ए में टिश्यू परफ्यूजन डिक्रीज होगी, ठीक है। इसमें क्या है, लैक्टेट की क्लियरेंस होगी। आपने देखा है ना कि आपका लिवर जो है वो पूरी साइकिल के थ्रू लैक्टेट की क्लियरेंस करा रहा है, ठीक है। अब इधर क्या है कि लैक्टेट की क्लियरेंस, चाहे सिरोसिस हुआ है या फिर परमानेंट हेपेटिक फेलियर हुआ है, दोनों केसेस में लैक्टेट की क्लियरेंस नहीं हो रही, तो वो बिल्डअप हो रहा है, ठीक है। टाइप ए में हमने क्या देखा है, टिश्यू परफ्यूजन डिक्रीज है और उसकी बहुत सी कॉजेज है। टाइप B1 में हमने क्या देखा है कि लैक्टेट की किस तरह से लैक्टिक एसिडोसिस हो रहा है। एक तो लिवर की डिजीज है, या तो सिरोसिस है और या फिर परमानेंट हेपेटिक फेलियर है, और थर्ड कॉज है कि मेटास्टेटिक कैंसर है, ठीक है। अच्छा, फिर जो B2 है उसमें टॉक्सिन्स हैं, ठीक है। अच्छा, अब टॉक्सिन्स जो हैं उसमें ड्रग्स एंड टॉक्सिन्स में विगुएनाइसिन, सैलिसाइलाइड्स, एथेनॉल, मेथेनॉल, इथाइलिन ग्लाइकोल, फिर हाइड्रोफ्रुक्टोज, आयरन ओवरडोज, HIV, रिट्रोवायरल थेरेपी, ये सब चीजें ड्रग्स एंड टॉक्सिन्स। कार्डियोवैस्कुलर शॉक है तो क्या आपकी ऑक्सीजन पहुंच रही है, इतनी ऑक्सीजन है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है वो उससे ATP बनाए, नहीं पहुंच रही, ठीक है। अच्छा, तो अब क्या होगा, अब पायरुवेट के पास कोई रास्ता नहीं है, तो पायरुवेट का एक क्या है, एक्शन ऑफ ईगल। एक्शन ऑफ ईगल में ये क्या करता है, लैक्टेट बनाता है, ठीक है। तो अब पायरुवेट ने ये इसकी क्या थी, ये सिराते मुस्तकीम थी, इस पे ये जाता था और इधर ये ATP बनाता था। अब ये क्या हुआ है, गुमराह हो गया है और अब ये लैक्टेट बनाता है, ठीक है। तो आपको लैक्टिक एसिडोसिस हुआ, हाई आयरन गैप हुआ, ठीक है। अच्छा, फिर हम देख लेते हैं हाइपोक्सिया, ठीक है। अब आप देखोगे हाइपोक्सिया जो है उसमें क्या हो रहा है कि टिश्यू को ऑक्सीजन की डिलीवरी नहीं हो रही है, ठीक है। अब मतलब आप देखो कि इधर मेजेंटेरिक जो है कोई आया है थ्रोम्बस या कुछ, तो इसमें ये पूरी डेड हो गई है, ठीक है। इवन आगे इसका नेक्रोसिस हो सकता है। तो अगर कोई टिश्यू हाइपोक्सिया है तो उधर, अब इधर ये हाइपोक्सिया हुआ है, क्या उधर हजारों किसके साइकिल चल रहे थे, क्या अब वो चलेंगे, नहीं चलेंगे। पायरुवेट किधर चला जाएगा, लैक्टेट बनाएगा, ठीक है। तो आपका लैक्टिक एसिडोसिस होगा। अब हम आ जाते हैं अनीमिया पे, ठीक है। अनीमिया में क्या है कि आपकी हीमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी है, ठीक है। अच्छा, डेफिशिएंसी है तो क्या वो ऑक्सीजन कैरी करेगी, वो इनएडिक्वेट ऑक्सीजन कैरी करेगी, ठीक है। अब ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही आपकी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन तक, तो क्या होगा, फिर ये इधर तो ज्यादा नहीं चल रहा है पायरुवेट, किधर जाने लग जाएगा, लैक्टेट बनाने लग जाएगा, ठीक है। अच्छा, फिर कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग में क्या होगा, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग कैसे हो सकती है, मतलब कोई गैस की लगा के सो गया, गैस की लोड शेडिंग हुई है, अब वो सो चुका है, बाद में गैस आ गई है, तो वो फिर गैस फ्लेम की और वो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो उसकी पॉइजनिंग होगी, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हीमोग्लोबिन से उसकी बहुत ज्यादा एफिनिटी है, वो उस पर लोड हो जाती है, डिसलॉज नहीं होती, ठीक है ना। तो अब क्या, या फिर आपने देखा था कि मरीज ने जो स्नोस्टॉर्म हुआ था काट के, उन्होंने क्या किया था,
पीछे स्नो ने बात कर दिए थे, तो अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड बिल्डअप हो गई थी, ठीक है, बिल्डअप हो गई थी। तो अब क्या होगा, क्या ऑक्सीजन जाएगी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन तक? नहीं जाएगी। पायरूवेट क्या करेगा, लैक्टेट बनाएगा, तो लैक्टिक एसिडोसिस होगा, ठीक है। अब एस्फिक्सिया में, ठीक है, जैसे ये बर्थ एस्फिक्सिया की मैंने आपको एग्जांपल दी है कि इसको मतलब मेकोनियम प्लग है, इसकी एस्पिरेशन करनी है, इसको जो है इसकी एरिया ऑब्स्ट्रक्ट हुई है मेकोनियम प्लग से, ठीक है। अच्छा, तो अगर आप जब तक इसका ये नहीं रिलीज होता तो पायरूवेट क्या कर रहा है, लैक्टेट बनाने चला गया है, क्योंकि अब वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में तो एटीपी जनरेट नहीं कर सकता, ठीक है। अच्छा, दूसरा आप देखेंगे ये कौन है, अनारकली, क्या किया था इसको, दीवार में क्यों दिया था, ठीक है। तो अब अनारकली जो है उसको एस्फिक्सिया हुआ होगा, ठीक है। एक तो उसकी रिबकेज की मूवमेंट ही खत्म हो गई होगी, अफान बहुत परेशान हो गए, उसकी रिबकेज की मूवमेंट नहीं हुई होगी, ठीक है। अल्टीमेटली उसके नॉस्ट्रिल्स, उसकी माउथ ब्लीडिंग खत्म हो गई होगी। तो उसका मतलब है कि जो अनारकली है, अनारकली को मरते वक्त लैक्टिक एसिडोसिस भी हुआ होगा, ठीक है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, फिर हम नेक्स्ट देखते हैं। अब हमने पहली टाइप ए हमने कर ली है, अब हम B1 पे आ गए हैं, ठीक है। लिवर सिरोसिस है या परमानेंट हेपेटिक फेलियर है। इधर क्या चल रहा था, ये कौन सा साइकिल चल रहा है, कोरिस साइकिल चल रहा है। क्या होना था, मसल में ग्लूकोज के मतलब एक ग्लूकोज का ग्लाइकोलिसिस हुआ, उसमें से 2 पायरूवेट निकले, 2 पायरूवेट में से 2 लैक्टेट निकले, ठीक है। 2 लैक्टेट जो है वो गए लिवर के पास, लिवर ने दोबारा पायरूवेट का ग्लूकोज बना दिया, ग्लूकोज दोबारा मसल पास आ गया। लेकिन अगर सिरोसिस है तो ये साइकिल नहीं चलेगा। अच्छा, फिर जब ये साइकिल नहीं चलेगा तो आपका लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट होगा, फेलियर में भी सेम होगा। अच्छा, फिर हम आ जाते हैं मेटास्टेटिक कैंसर में क्या हो रहा है, ठीक है। कैंसर सेल्स जो है ना, उनमें आप देखो कि वो जितना रैपिडली ग्रो कर रहे होते हैं ना, उतनी रैपिडली एंजियोजेनेसिस नहीं हो सकती, उतनी रैपिडली ब्लड वेसल्स नहीं बन सकती। तो उन्होंने एक एडेप्टेशन डेवलप की है जिसको वॉर्बर इफेक्ट कहते हैं, कि वो अंडर टॉक्सिक कंडीशन जो है ना, वो एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस पे सर्वाइव कर रहे होते हैं, ठीक है। तो जब एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस पे वो सर्वाइव कर रहे हैं तो वो क्या बन रहा है, एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस में क्या बनता है, लैक्टेट बनता है, ठीक है। तो अब इनका एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस हो रहा है, तो क्या होगा, पायरूवेट लैक्टेट बनाएगा, ठीक है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं ड्रग्स एंड टॉक्सिन्स पे, ठीक है। अपने लिवर लाइफ है, उसमें मतलब आपने सुना होगा ग्लूकोफेज बहुत लोग खा रहे होते हैं कि हमारा वेट भी कम हो जाता है, हमारे ग्लूकोज कंट्रोल हो जाता है। ये बेसिकली कॉम्प्लेक्स 1 को इनहिबिट करती है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। तो जब इसने इनहिबिट कर दिया तो पायरूवेट किधर जाएगा, उसके पास और कोई चारा नहीं है, वो लैक्टिक एसिड बनाएगा, ठीक है। अच्छा, फिर ये कर रही है जो मेटफॉर्मिन और फेनफॉर्मिन ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स हैं, डायबिटीज के ट्रीटमेंट में देते हैं टाइप 2 में, ठीक है। अच्छा, फिर सेलिसाइलेट क्या है, एस्पिरिन है ना, ठीक है। अच्छा, जो नॉर्मल एस्पिरिन लेते हो उससे तो आपको नहीं होगा लैक्टिक एसिडोसिस, ठीक है। लेकिन अगर किसी ने पूरी बॉटल खा ली है सुइसाइडल इंटेंट, तो ये क्या करेगी, ये बहुत से काम करेगी। एक तो इसने देखेंगे इसकी अनकपलिंग करा दी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की, ये देखें, ये पहले उसकी कपलिंग हुई हुई थी, अब इसका कपल टूट गया, कपल इसका टूट गया, अनकपलिंग हो गई है, ठीक है। तो अब ये क्या हो रहा है, पायरूवेट जो है वो किधर डाइवर्ट हो रहा है, लैक्टेट बना रहा है, और दूसरा ये सेलिसाइलेट एनाइन भी बन रहा है, ठीक है। तो अब
इसने अनकपलिंग भी की और प्लस सैलिसाइलेट भी बनाया, ठीक है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं B3 पे। B3 हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। उसमें आ जाते हैं आपके इनबाउंड एरर्स। आपने हाइपोक्सिया देख लिया और आपने B1 देख लिया जिसमें लिवर और कैंसर है, B2 देख लिया जिसमें ड्रग्स और टॉक्सिन है, ठीक है। अब जो आप बहुत से लोग देखोगे, यहाँ जो आपकी मार्टिन न्यूक्लिक बुक है उसमें उसने ये जो एसिडोसिस है उसके लिए उसने निमोनिक बनाया हुआ है डॉक्टर मेकल्स। मैं वो नहीं बनाती, ठीक है ना, मेरे ऑर्डर पॉइंट्स कम हो जाते हैं। मैं आपको कहूंगी कि या तो इंक्रीज जनरेशन हो रही है या डिक्रीज क्लियरेंस हो रही है, ठीक है, या आपने खा लिया, ठीक है। अब कोई क्वेश्चन